ये आकाशवाणी है। सुनो जन्मेजय। आज प्रस्तुत है आद्य रंगाचार्य के लिखे प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक का हिंदी नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं वसंत कोनाली और निर्देशक हैं दीनानाथ। तो लीजिए सुनिए नाटक सुनो जन्मेजय। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। केळु जनमेजय केळु जनमेजय धरित्रीपाल विदुरन बोधೆಗೆ अंधनृपालनु अंतःकरण शुद्धियनैदिदनु। सुनो जन्मेजय, विदुर के बोध से जब अंध नृपाल धृतराष्ट्र का अंतःकरण शुद्ध हो गया, तब उसने विदुर से आत्मविद्या के मूल मंत्र के रहस्य को सुनने की तीव्र इच्छा प्रकट की। तब विदुर ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, नमस्कार और स्वागत। अरे हाँ, माफ कीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं यहां आकर आपका स्वागत करने वाला। ठीक है, तो पहले वही बताऊंगा। मैं हूं सूत्रधार। नाटक खेलना और खिलवाना मेरा काम है। और ये प्रस्तुत हैं मेरे आज के नाटक के 4 पात्र। नव समाज निर्माण केंद्र के दफ्तर में अफसर, गुमाश्ता, टाइपिस्ट और चपरासी बनकर काम कर रहे हैं ये 4 लोग। इन सब का अंतरंग, बहिरंग और अंत में रणरंग आप देखेंगे। तो ये देखिए, ये है एक बूढ़ा नव समाज निर्माण केंद्र के दफ्तर का अफसर। मेरा जीवन अनुभवों से भरा है। मैं मूर्तिमंत अनुभव हूं। केवल मुझसे ही होगी कार्य की सिद्धि। और ये है एक युवक, यहां का गुमाश्ता। प्रगति का मूल प्रेरक है उत्साह, अर्थात मैं। और ये है एक युवती, यहां की टाइपिस्ट। कार्य सिद्धि का कारण है स्त्री। नारी मूर्तिमंत इच्छा शक्ति है। और ये है एक सामान्य व्यक्ति, इस कचहरी का चपरासी। कोई भी काम हो उसे करने के लिए शक्ति चाहिए, जिसे हमारे पढ़े लिखे लोग क्रिया शक्ति कहते हैं। अनुभव, उत्साह, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, ये है अपना चतुरंग बल। और इसके साथ ही साथ आप भी जीवन संग्राम में कूदेंगे। हैं? अरे हाँ, ये क्या हमारे जननायक पधार रहे हैं? ठीक है, देखिए, भाषण करना इनका काम है, इसलिए मैं इन्हीं से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना काम शुरू करें और हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए आइए जननायक जी, आइए। मैं कहता हूं, हमारे जीवन की सतह ऊंची है, अब इसे इससे भी ऊंचा उठाना है। इतना ऊंचा कि मंगल लोक, चंद्रलोक और जरूरत पड़े तो सूर्यलोक तक भी हमें पहुंचना होगा, और पहुंचना ही चाहिए। सच कहा जाए तो अब हम बिल्कुल तंग आ गए हैं। हजारों सालों से हम इस भूलोक में रहते आए हैं, और अब यह भूलोक किराए के घर की तरह टूट फूट गया है। हम यहाँ रहते रहते इतने ऊब गए हैं कि आजकल हमें अपने पड़ोसियों से नफरत हो रही है। वही सुबह उठना, खाना पीना, काम करना और सोना, सोने के बाद फिर उठना, फिर खाना, फिर काम करना, फिर सो जाना। बस बस तंग आ गए। जन्म लेना, बड़ा होना, उसके बाद मरना, मरने के बाद फिर जन्म लेना, फिर बड़ा होना, फिर मर जाना। बस बस जानिए, हम तो इससे बिल्कुल तंग आ गए हैं। मैं तो कहता हूं पैदा ही नहीं होना चाहिए, और पैदा हुए भी तो मरना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन को इस स्तर तक उठाना होगा। आजकल हम पैदा न होने देने में सफल हुए, अब सिर्फ मरण का निवारण करना बाकी है। और वह शक्ति जब हमें प्राप्त हो जाएगी, तब हमारा जीवन स्तर देवत्व तक पहुंचेगा। इसलिए तब तक के लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे। पिछले हजारों युगों का अनुभव और अगले हजारों युगों का उत्साह, इन दोनों का लाभ उठाकर मानव अपनी उन्नति कर लेगा।
साथ साथ हजारों युगों की इच्छा शक्ति और हजारों युगों की क्रिया शक्ति, इन दोनों को अपने में मिलाकर मानव अपने जीवन स्तर को और भी ऊपर उठाएगा। सूत्रधार महाशय। जी मालिक। तुम क्यों खेलते हो नाटक? पेट भरने के वास्ते हुजूर। कितना संकुचित विचार। हाँ नहीं मालिक, नहीं, ये चीज संकुचित नहीं। इसीलिए तत्वज्ञानियों ने कहा है कि हम जो देखते हैं वो सब मिथ्या है। देखिए ना मालिक, ये पेट जो दिखने में छोटा ही लगता है, किंतु इसकी महानता को वो ही जानता है जो इसे भरता है। जिंदगी भर भरता ही जाता है, फिर भी मरने के समय देखें तो ये पेट खाली ही होता है। इसीलिए तो मैंने कहा है हम अपने जीवन स्तर को भूलोक से ऊपर उठा लेंगे। भूलोक नाम के इस किराए के घर के कारण हमारा जीवन इतना संकुचित हो गया है कि हम सबसे पहले और सबसे अधिक रसोई घर को महत्व देते हैं। और यह पेट की चिंता हमें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हम इस भूलोक को नहीं छोड़ते, और तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ेंगे। क्यों नहीं मालिक? आप तो जानते ही हैं कि जब तक पेट आगे है तब तक वो हमें आगे ही आगे खींचता रहेगा। आगे का रास्ता उस पेट को ही दिखेगा जो हमारे आगे है मालिक। इसीलिए तो जानवर जिनका पेट नीचे है मनुष्य की तरह आगे नहीं बढ़ पाए। शाबाश शाबाश सूत्रधार, तुमने एक बहुत ही बड़ा विचार प्रकट किया है। यदि तुम्हारा नाटक भी इतना ही घनगंभीर हो और तुम्हारी बातों की तरह मनोरंजक हो तो शुरू करो अपना नाटक। तो फिर आइए। ये जीव लाखों वर्षों के सत्व को अपने में मिलाकर बड़ा हुआ है। ये जीव लाखों वर्षों के अनुभव से सुस्थिर हो गया है। एक अनुभव से दूसरे अनुभव तक बढ़ता आया है ये जीव। मैं लाखों वर्षों की, लाखों वासनाओं की, लाखों भावनाओं की अनुभव की मूर्ति हूं। हे राम, कैसे अनुभव थे वे। खाए बगैर बढ़ने का अनुभव पाया है मैंने माँ के गर्भ में। काम किए बगैर खाने का अनुभव पाया है मैंने माँ की गोद में। केवल पढ़ने के कारण खाने का अनुभव पाया मैंने घर में अपने बचपन में। कमाकर खाने का अनुभव मुझे मिला जब मैं पत्नी पुत्रों के साथ संसारी बनकर रहा, और कमाकर न खाने का अनुभव भी मुझे हुआ है जब मेरे बच्चे बड़े होने लगे। और अंत में मैंने काम किए बगैर भी खाया है, दूसरों से मेहनत करवा के खाया है और दूसरों से छीन कर भी खाया है। प्रगति का मूल तत्व हूं मैं। ये बेचारा जननायक क्या जाने, कहता है भूलोक से तंग आ गया हूं और चंद्रलोक में जाना चाहता हूं। इसे क्या मालूम, ये सब अनुभव रहित कोरी कल्पना है। यदि मेरे अनुभव की सहायता ले तो चंद्रलोक तक जाने के परिश्रम की भी आवश्यकता नहीं। इस भूलोक को ही चंद्रलोक बना सकता हूं। मंगललोक, चंद्रलोक, भूलोक, ये सब बकवास है। अनुभव के बिना सिद्धि नहीं, केवल उत्साह से सफलता नहीं मिलती। मैं अनुभव की मूर्ति हूं, इसलिए मेरी बात सुनिए। बिना अनुभव के सिद्धि नहीं और केवल उत्साह से सफलता नहीं मिलती। बिना अनुभव से सिद्धि नहीं, बिना अनुभव के सिद्धि नहीं। कैसी मूर्खता है ये। बिना अनुभव के सिद्धि नहीं, क्या कहने। केवल उत्साह से फल की प्राप्ति नहीं। कौन कहता है अनुभव सर्वोपरि है? बकवास। आखिर अनुभव कहते किसे हैं? उत्साह का फल ही तो अनुभव है। प्रगति का मूल प्रेरक है उत्साह, अर्थात मैं। अंगों में बल, मन में उत्साह और हृदय में आशा। उत्साह का प्रतीक हूं मैं, प्रगति का मूल तत्व हूं। अनुभव निर्बल होता है, अंधा होता है, पंगु होता है। अनुभव बहरा होता है,
क्योंकि एक ही उपदेश को बार बार सुनाता जाता है। ये सब मूर्खता है। अनुभव के कारण प्रगति होना असंभव है। ये अनुभव है क्या चीज? किसी ने भी एक दूसरे के अनुभव का लाभ नहीं उठाया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ की कामधेनु को चाहा और अशोक ने कलिंग राज्य को चाहा, किंतु एक के अनुभव ने दूसरे को नहीं बचाया। दोनों ने ही युद्ध किया। फिर भी कहते हैं बिना अनुभव के सिद्धि नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है। सिद्धि के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और अनुभव के पास बुद्धि है ही नहीं। सिद्धि का प्राण है उत्साह, उत्साह, उत्साह। सुख, शांति और सुरक्षा के लिए आवश्यक है उत्साह। प्रगति मार्ग में आवश्यक है उत्साह। चंद्रलोक हो या सूर्यलोक, अगर उत्साह अमर हो तो पल भर में वहां पहुंच सकते हैं। उत्साह, इसी में से फूटता है प्रगति का प्रवाह। उत्साह, 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 उत्साह। बेचारा, कहां से आ रही है करुणाजनक आहें? लगता है कोई निरंतर उत्साह से थक गया है। उत्साह, वाह! केवल उत्साह के नाम की घोषणा करने से क्या होगा? इच्छा शक्ति के बिना केवल उत्साह से क्या फायदा? सबसे पहले चाहिए इच्छा शक्ति और उसके साथ साथ शक्ति, क्षमता तथा सहिष्णुता। उत्साह के नाम की घोषणा करना केवल पुरुष के लिए ही योग्य ठहरेगा। उस उत्साह को रोककर उसे इच्छा शक्ति में परिवर्तित करने की परिस्थिति होगी। जैसे बहते हुए पानी को बांधकर रोकने पर भूमि उपजाऊ होती है, पुरुष का उत्साह बहने वाले पानी की तरह है और स्त्री है उस पानी की मार सहन कर उसे रोक रखने वाले बांध की तरह। कार्य सिद्धि का अर्थात फल का सच्चा कारण स्त्री ही होती है। वो जन्म देने वाली माँ है। नई चीज को निर्माण करने वाले पुरुष के उत्साह को मूर्ति स्वरूप देने वाली पत्नी है स्त्री। पुरुष कहता है अनुभव चाहिए, उत्साह चाहिए, न जाने क्यों। उनसे क्या होना है? स्त्री यानी इच्छा शक्ति नहीं होती तो ये सारा भूलो बंजर जमीन होता। इच्छा शक्ति रूपी स्त्री को योग्य क्रम से जैसा जैसा पुरुष चाहेगा वैसी ही वैसी उसकी प्रगति होगी। कैसा चंद्रलोक और कैसा सूर्यलोक। स्त्री को देखने के बाद पुरुष के सियानी लोक की कल्पना ही कैसे करेगा? तड़पने वाला दिल, स्त्री की इच्छा, जीवन सौंदर्य, इनसे होती है कार्य सिद्धि, इनसे होती है प्रगति। इच्छा के घोड़े पर सवार हुए बगैर पुरुष की राह न कटेगी। प्रगति के राह का घोड़ा है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति। कमाल की बात है जी। पीछे क्या हुआ था और आगे क्या होगा, पीछे क्या था आगे क्या रहेगा, इसी में डूब कर मर रहा है मानव। उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? अरे हाँ, जब मैं 4 बरस का था तब मेरा बाप मर गया। तब मेरा क्या होना था, लेकिन उसे सोचने के लिए फुर्सत कहाँ थी। किसी ने खाने को दिया, उसके घर में मैंने काम किया, और फिर किसी ने खाने के अलावा कपड़े भी दिए, और उसके बाद किसी और ने खाने कपड़े के अलावा कुछ तनख्वाह भी थी। खाना पीना और कपड़े मासिक के खर्च में मिल गए, इसलिए तनख्वाह को बैंक में रखने लगा। वहां आज तक सैकड़ों रुपया जमा हो चुका होगा, हो सकता है हजारों भी, लेकिन वो हिसाब चाहिए किसको? उसे सोचने के लिए वक्त कहाँ है? अरे रे, कैसा उल्टा जमाना चल रहा है। सुख के बारे में सोच सोच कर दुखी हो रहा है इंसान। अरे भैया, आए हुए दुख को पचा लेने में ही सुख है। काम करने के बाद खाना खाने का सुख, थकने के बाद सोने का सुख। मनपसंद प्रेयसी भागने लगे तो उसके पीछे भागकर उसे पकड़ने में कितना आनंद आता है। तो महाराज, सुख एक ऐसी प्रेयसी है जो बहकर भाग जाना चाहती है, और उसे पकड़ने के लिए हम में दौड़ने की शक्ति चाहिए। हर काम के लिए चाहिए काम करने की शक्ति, शक्ति जिसे हमारे पढ़े लिखे लोग कहते हैं क्रिया शक्ति। ये है तुम्हारा हाँ, सुनिए तो सही मालिक। अब तक आपने जो देखा वो पूरा नाटक नहीं, किंतु मेरे नाटक का अंतरंग नामक पहला अंक था। अभी तक आपने इन 4 पात्रों का केवल अंतरंग ही देखा है, बहिरंग अभी देखना है मालिक। यह कहां से लाए तुम मनुष्य में अंतरंग और बहिरंग?
मनुष्य मनुष्य ही होता है, उसके अंदर भी हाथ पांव कान नाक होते हैं क्या? सावधान मालिक सावधान, आपका विचार गलत होगा। देखना देखने वाले पर निर्भर है। घर के अंदर अपनी पत्नी को देखने वाले को घर के बाहर दूसरे की पत्नी ज्यादा खूबसूरत लगती है। क्यों, सच है ना मालिक? तुम्हारा मतलब? मतलब इतना ही है मालिक। आप ये सोचिए, अभी अभी पैदा हुआ बच्चा जो गुलाब की तरह लाल होता है, वही गलियों में खेलने की उम्र में मटमैला रंग पाकर आगे शादी करने के समय बिल्कुल कोयले का रंग हो जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा होता है, पर क्यों? देखिए मालिक, नाटक जैसे एक अंक से दूसरे अंक तक बदलता जाता है, वैसे ही जीवन में भी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी तक रंग बदलता रहता है। बाहर के बदलते रंग को देखकर आप अंदर के व्यक्ति को भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही अंदर के व्यक्ति को दिखाया। और अब आपको मैं ये बताऊंगा मालिक कि बहिरंग में ये 4 लोग क्या हैं, कौन हैं और उनके विचार क्या हैं। आइए आइए मालिक, आइए देखिए, ये देखिए आपका नव समाज निर्माण केंद्र का दफ्तर। आपने पहले जिस बूढ़े को देखा वो यहाँ का अफसर है और वो युवक यहाँ का गुमाश्ता। युवती टाइपिस्ट है और वो श्री सामान्य चपरासी है। इस दफ्तर में अर्थात बहिरंग में लेकिन ये लोग आवाज नहीं कीजिए मालिक। आइए कहीं छिप जाइए जहां से आप इन पात्रों का नाटक देख सकें। इस बूढ़े में कॉल बेल बजाने की तो शक्ति है। लगता है ये बूढ़ा पिछले जन्म में मंदिर में पुजारी रहा होगा या फिर अगले जन्म में पुजारी बनेगा, इसीलिए तो ऐसे बार बार घंटी बजाता है। टन 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 टन। जी हुजूर। क्या कर रहा था तू? जी कुछ नहीं, आपके घर से ऐनक लाने गया था। बस सब समझता हूँ। मेरे घर से कोई चीज लाने के लिए नहीं, बल्कि ऑफिस से बाहर जाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हो तुम लोग। जाने के पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं है? पूछा होता तो मैं बोलता कि कल की लाई हुई ऐनक यही है। मुझे मालूम नहीं था सरकार। क्या? यहाँ आके सुन, इधर आ। मैं सर्विस पूरी करके पेंशन लेके घर में बैठा था जी, फिर भी मुझे यहाँ बुलाकर कुर्सी पर क्यों बिठाया है? मालूम है। क्योंकि उन लोगों को मेरी योग्यता मालूम है। काम कितना भी हो उसे फटाफट पूरा करने की मेरी आदत है, समझे? जी। इस ऑफिस के काम में सुस्ती को मिटाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्या समझे? जी। अच्छा जा। जी बहुत अच्छा। वो उसको भेज दे। जी क्या करता है, बोला ना, उसे भेज दे। चल यहाँ से जा फटाफट। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। उसे भेज दे। उस बूढ़े को लोगों के नाम भी याद नहीं रहते। शायद एक दिन ये बूढ़ा घर में या दफ्तर में अपने प्राणों को ही भूल के चला जाएगा। क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही एक विचार आया। क्या वो विचार मुझसे कहने लायक नहीं? क्यों नहीं, हमारे दफ्तर का नाम है नव समाज निर्माण केंद्र, है ना? किंतु निर्माण करने वाला कौन? एक बूढ़ा। नहीं, बात तो ये है कि बड़े काम के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। अनुभव? क्यों, क्या इसका यह अर्थ होता है कि इस बूढ़े को नव निर्माण करने का अनुभव था? तुम जानती हो इस बूढ़े ने ये पदवी कैसे हथिया ली? नहीं, कैसे? इसने जननायक की बहन से शादी की। इसी को कहते हैं अनुभव। यानी शादी के लिए भी अनुभव की आवश्यकता होती है? किससे शादी करने से कितना फायदा उठाया जा सकता है, ये जानने के लिए अनुभव चाहिए। तो तुम ये कहना चाहती हो कि पूर्व काल में लोग प्रेम करना जानते ही नहीं थे? हाँ, जानते थे, लेकिन कुछ और भी जानते थे। और भी जानते थे? ये और क्या? मुझे नहीं मालूम, जाइए। मैं जानता हूँ, घर पर बच्चे और घर के बाहर प्रेम। छी, बिल्कुल जंगली जीवन। सुनिए, परसों अखबार में खबर आई थी कि आजकल ये जो बनाते हैं ना एटम बम, हाइड्रोजन बम वगैरह, इनका लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव होगा। हाँ, हो सकता है। और उस प्रभाव के कारण आइंदा किसी के यहाँ बच्चे नहीं होंगे। क्या? हाँ, ये सब बम का परिणाम होगा। सुनिए, आप भगवान को मानते हैं? भगवान को मानता हूँ का मतलब? यानी एक भगवान है और उसकी दृष्टि में हम सब समान हैं
और अंत में सत्य और न्याय की जय होती है। मुझे विश्वास नहीं कि ऐसा एक भगवान है। वो अगर होता तो ऐसा अन्याय नहीं होता कि जिस विषय में मुझे स्पेशल डिग्री मिली है उसी विषय के दफ्तर में मैं गुमाश्ता बनूं। क्या ये अन्याय नहीं? ओहो, इस बूढ़े के सामने घंटी रखना और जानवर के गले में घंटी बांधना दोनों बराबर है। बार बार टन 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 टन। अरे जाइए ना, इतनी देर से आपको बुला रहे हैं। सुनो, क्या तुम्हें मालूम है कि वो मुझे क्यों बुला रहा है? जी, अगर मुझे मालूम होता तो मैं खुद ही उसकी कुर्सी पर ना बैठा होता। मेरे अंदर जाने तक बूढ़े को शायद याद ही नहीं रहेगा कि मुझे बुलाया था। उनके बाद मेरी बारी। जी हाँ, तब तक बूढ़ा अगर जिंदा रहा तो। ऐसा न कहो। आप डरिए मत देवी जी, अरे वो कब मरने वाला है। चुप रहो, तुम्हारी बात सुनकर मुझे सचमुच डर लगता है। मान लो उसने घंटी बजाई और हम अंदर गए और वो मर गया तो? चुप रहो, इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपने जो कहा शायद ऐसे ही क्यों ना हो। सच पूछे तो आपको देखकर युवकों का भी हृदय एकदम बंद हो सकता है। और उस बेचारे बूढ़े का क्या हाल होगा। चल हट, बकवास बंद कर। आप पहले आईने में देखिए और बाद में बोलिए कि मेरी बात सच है कि नहीं। आप मुझे कोई मामूली आदमी ना समझिए। मेरा बाप सैकड़ों एकड़ जमीन का मालिक था। उसके बिरते पर मैंने कर्जा ले लिया और 50 एकड़ बचाकर बाकी जमीन बेचकर कर्जा चुकाया। अच्छा, तो यहाँ क्यों आ गया चपरासी बनकर? मैं यहाँ क्यों आ गया? आप ही सोचिए क्यों आ गया हूँ। लेकिन ये सब मुझे क्यों बता रहा है? आप ही सोचिए बेगम साहब, ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ। ये क्या है? पूछा तुझसे है और सब कुछ मुझे ही सोचने को कह रहा है तू? सच्चे मर्द की यही निशानी है। चल हट, बकवास बंद कर, जा चाय ला। जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन? जी मैं, क्या मुझे बुलाया? हाँ, कि तो मैंने बुलाया कब था और तुम कब आ रहे हो? हैं? जी अच्छा रहने दो। वो उस जगह क्या हुआ? जी वो हम जितने पैसे देने के लिए तैयार हैं उतने में बेचने में उसका मालिक तैयार नहीं। तुम्हें किसने बताया? जी वो दलाल ने। दलाल आया था? है? भाड़ में गया तुम्हारा दलाल। ये तो बताओ वो मालिक खुद क्या कहता है? जी उसको बुलाया था लेकिन वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। कमाल हो तुम भी। यहाँ का काम और उसका महत्व तुमने बिल्कुल नहीं समझा। तुम नव समाज निर्माण के बारे में क्या जानते हो? है? उसके ऑफिस के लिए एक इमारत का भी इंतजाम नहीं कर सकते। दिनों दिन बढ़ने वाला केंद्र है ये। ओहो, इसीलिए इसकी एक अलग इमारत चाहिए और इसके बिना हम काम नहीं कर सकते। मैंने ये सब तुमको पहले ही समझाया था कि अमुक ठिकाने में 50 एकड़ की एक जगह है, ये भी बता दिया। फिर भी आज तक तुम उसके मालिक से बातचीत नहीं कर पाए। क्या कह रहा है तुम लोगों को? हैं? बोलो। जी आप चाहें तो मैं उसे फिर बुला लूंगा या फिर आप ही उसे। क्या मैं उसके पास जाऊं? अगर मुझे ही काम करना है तो तुम लोगों की क्या जरूरत है इस ऑफिस में? जी वो तो मेरी स्पेशल डिग्री की वजह से मुझे यहाँ लिया गया है। स्पेशल डिग्री? भाड़ में गई तुम्हारी स्पेशल डिग्री। यदि तुम्हारी स्पेशल डिग्री कुछ काम की थी तो मुझे क्यों बुलाते? हाँ वो हैं? तुम बिल्कुल अनुभवहीन हो। जाओ जाओ जाओ, मैं खुद ही लिख भेजूंगा। और वो उसको भेज देना डिक्टेशन लेने के लिए। साहब, उस जगह का क्या हुआ? होगा क्या, जगह का मालिक हमसे मिलता नहीं और ये बूढ़ा उसकी बात छोड़ता नहीं। उस मालिक ने जो मांगा है उसे देने के लिए आप तैयार हो जाइए साहब। आप भी इतना हट क्यों करते हैं? आप कहें तो मैं उसका फैसला कर दूं। क्या कहा? तुम फैसला करोगे? लेकिन वो बदतमीज मालिक है कौन? आप उसकी चिंता मत कीजिए साहब, फैसला करना हो तो मुझे बताइए। हाँ भैया जरूर कर, और उसका कमीशन भी तू ही ले ले। कमीशन? हाँ हाँ कमीशन, 30,000 का कमीशन। क्यों, क्या कहते? अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए साहब, कल सुबह तक काम जरूर हो जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कौन?
अच्छा अच्छा अच्छा, आइए बैठिए। आपने कहा कि कुछ डिक्टेशन लेनी है। डिक्टेशन? मैंने कहा? हाँ, वो उन्होंने बोला। कौन? वो गुमाश्ता? मूर्ख है वो, है स्पेशल डिग्री वाला मूर्ख। उसने कहा कि मुझे आपको डिक्टेशन देनी है। अरे आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना। ओहो, कितनी बार कहा है यहाँ पर एक कुर्सी रख कोई बात नहीं, मैं खड़ी होकर डिक्टेशन लूंगी। क्या दशा हो गई है हमारे देशवासियों की। सबको पैसे चाहिए, पैसे, काम नहीं। काम नहीं। आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा नहीं, पढ़े लिखे होते हुए भी व्यवहार कुशलता नहीं। व्यवहार कुशलता नहीं। अरे अरे अरे, ये क्या? आप ये सब लिखे ले रही हैं? जी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे ही कहता था। देखिए, आपके आने के बाद ऑफिस जरा सुथरा हुआ मालूम होता है, क्यों, है ना? जी, कल से आपकी मेज पर एक फ्लावर पॉट रखवा दूंगी। सच पूछे तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कुछ फूलों को एक जगह रखने के बदले आप ही उन फूलों से अपनी केश श्रृंगार कर ऑफिस में आया करें तो अधिक सुंदर दिखे। क्यों, ठीक है ना? अरे ये क्या, आप अभी तक खड़ी हैं? बैठते क्यों नहीं? नहीं नहीं, ऐसे ही ठीक है। विनय की भी हद है भाई। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। सरकारी ऑफिसों में ये एक बुरी बात है कि कई लोग ऊंचे, कई लोग नीचे समझे जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हर एक अपने अपने काम करते हैं और वो सब मिलकर एक बड़ा काम होता है। इसमें ऊंच नीच कहां से आ गई? अरे आप ये भी लिखे जा रही हैं? वो भी खड़े होकर? अच्छा अच्छा, आज तो कुर्सी नहीं, लेकिन कल से आपके लिए यहाँ बैठने का इंतजाम करवा दूंगा और डिक्टेशन भी कल ही दूंगा, क्योंकि विषय इतना अर्जेंट नहीं है। अरे ये क्या, फिर वही हुआ। आज भी है न, शायद मैं घर पर ही फूल आया। क्या चपरासी से कह दूं? हाँ, चपरासी से कह दीजिए कि ये सब फाइल्स और टाइपराइटर मेरे घर पर ले जाए। केवल आधे घंटे का काम है, वहीं घर में बैठकर टाइप कर सकते हैं और मेरे दस्तखत भी वहीं। ये तो मैं यही अभी टाइप कर देती हूँ। छी, अब तो ऑफिस बंद होने का समय हो रहा है। चपरासी अभी टाइपराइटर ले जाएगा और साथ साथ हम भी चले जाएंगे। सुनो जन्मेजय। अभी आप आद्य रंगाचार्य के लिखे प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक के हिंदी नाट्य रूपांतर की पहली कड़ी सुन रहे थे। रूपांतरकार थे वसंत कोनाली और इस नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, गुलशन कपूर, नंदलाल शर्मा, अशोक सरीन, H.K. वर्मा, राजगुप्त राजीव, देवराज दिनेश और अनिल सहगल। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।